हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट शिक्षा स्टडिंग इन अ स्मार्ट वे। आई एम देव सिंह। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा। आज उस इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में आपने देखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन एग्जांपल्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आगे देखते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड not to earn profit but with an aim to rendering services to its member and to the public at large। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनका मकसद सर्विस प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को या फिर पब्लिक एट लार्ज को। तो एनपीओज दो तरह के हैं। पहले वो एनपीओज जो अपनी सर्विस अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन कौन से एनपीओज हैं? स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरे वो एनपीओज जो अपनी सर्विस पब्लिक एट लार्ज को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन कौन से एनपीओज हैं? हॉस्पिटल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। आपने इनको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीएस अपार्टमेंट। दिल्ली के रोहिणी एरिया के अंदर एक अपार्टमेंट है, जीएस अपार्टमेंट, यानी कि रेजिडेंशियल सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 5 बिल्डिंग्स हैं। पांचों बिल्डिंग के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और इस सोसाइटी में आने और जाने के लिए एक रास्ता है। इस सोसाइटी में एक रिलीजियस टेम्पल भी है, एक प्लेग्राउंड भी है और पार्किंग स्पेस भी है। मेन पॉइंट ये आता है कि इस सोसाइटी की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक प्लेस के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, पब्लिक ग्राउंड्स के लिए। क्या ये सोसाइटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। ये सोसाइटी यहाँ रहने वाले लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो क्या गवर्नमेंट इसकी मेंटेनेंस करेगी? आंसर इज नो। तो इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? यहाँ रहने वाले लोगों की। हमने बोला इस सोसाइटी में 5 बिल्डिंग्स है और 5 बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, यानी कि 100 फैमिलीज यहाँ पर रहती। तो इस सोसाइटी के कितने मेंबर्स हुए? 100 मेंबर्स। तो जितने फ्लैट्स होंगे उतने ही मेंबर्स होंगे। तो 100 मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के। क्या 100 मेंबर्स मिलकर इस सोसाइटी की मेंटेनेंस को देखेंगे? होना तो यही चाहिए, 100 मेंबर्स मिलकर इस सोसाइटी की मेंटेनेंस को देखेंगे। मगर इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो मेंटेनेंस के लिए इतना टाइम निकाले, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन होगा, हर कोई सैलरीड पर्सन है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? अपने लोगों में से ही, अपनी सोसाइटी में से ही 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इलेक्ट करेंगे। वो इलेक्टेड पर्सन इन सभी मेंबर्स के बिहाफ पर क्या करेंगे? सबसे पहले मनी कलेक्ट करेंगे। वो मनी किन से कलेक्ट करेंगे? इन्हीं मेंबर से। कितना कलेक्ट करेंगे ये पहले से डिसाइड होता है। फिर उस पैसे को कैसे खर्च करना है उसकी एक प्लानिंग बनाएंगे। तो वो पैसा कैसे खर्च किया जा सकता है? जो पार्किंग स्पेस है उसकी मेंटेनेंस के लिए, जो प्लेग्राउंड है उसकी मेंटेनेंस के लिए, रिलीजियस टेम्पल है उसकी मेंटेनेंस के लिए। सोसाइटी चाहे तो एक गेट टुगेदर फंक्शन रख सकती है, जैसे दिवाली का फंक्शन रख दिया जिसमें सभी मेंबर्स इनवाइटेड होंगे, तो उस गेट टुगेदर फंक्शन के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है। सोसाइटी की सैनिटेशन फैसिलिटी है, उसमें कोई रुकावट आ गई, डिस्ट्रक्शन आ गया, उसको क्लीन करवाने के लिए तो इलेक्टेड पर्सन उसी पैसे में से खर्च करेंगे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं वो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड 2 और मोर पर्सन्स फ्रॉम देमसेल्व्स हु वर्क ऑन देयर बिहाफ। तो सभी मेंबर्स 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इलेक्ट करेंगे जो उनके बिहाफ पर काम करेंगे। इलेक्टेड पर्सन कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम द फ्लैट ओनर्स ऑन मंथली बेसिस एंड प्रोवाइड सम फैसिलिटी टू देम लाइक सम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज। तो इलेक्टेड पर्सन मंथली बेसिस पर सभी फ्लैट ओनर से, यानी कि सभी मेंबर से पैसा कलेक्ट करेंगे। वो पैसा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च किया जा सकता है। तो हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएस रेजिडेंशियल सोसाइटी। जीएस रेजिडेंशियल सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स हैं उन सबका एक ओनर है। वो ओनर क्या कहलाएगा? मेंबर। अ पर्सन नॉट हैविंग एनी फ्लैट और ही इज नॉट अ ओनर ऑफ एनी फ्लैट कैन बी अ मेंबर। एक ऐसा पर्सन जिसके पास उस सोसाइटी का कोई भी फ्लैट नहीं है, क्या वो मेंबर बन सकता है? आंसर इज नो। तो मेंबर कौन होगा? जो उस सोसाइटी में फ्लैट ओन करता है वही मेंबर बन सकता है। सो इन सोसाइटी ऑल मेंबर्स इलेक्ट 2 और मोर पर्सन्स हु हैंडल द वर्किंग ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इलेक्ट करेंगे जो सोसाइटी की वर्किंग को देखेंगे। Elected person collect monthly amount from all members and expend that amount for the benefit of members by providing sanitation facilities or get together functions or renovation of society। तो जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा मंथली बेसिस पर मेंबर से, वो पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं? सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, गेट टुगेदर फंक्शन के लिए और सोसाइटी की रेनोवेशन के लिए।
अगला एग्जांपल हमारे पास आता है स्कूल। स्कूल क्या करता है? स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज। किसको? टू देयर ओन स्टूडेंट्स। तो स्कूल अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। एक ऐसे स्टूडेंट को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करता जिसने वहां पे इनरोलमेंट नहीं ले रखा, यानी कि एडमिशन नहीं ले रखा। स्टूडेंट पेज फीस मंथली और क्वार्टरली टू स्कूल। तो स्टूडेंट बदले में क्या देते हैं? फीस पे करते हैं मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर स्कूल को। एंड स्कूल एक्सपेंड दिस मनी ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी टू टीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड अदर रेगुलर एक्सपेंसेस। और स्कूल ये पैसा कहां पर खर्च करता है? टीचर्स की सैलरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए और बाकी जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उन चीजों के लिए। इज स्कूल प्रिपेयर अकाउंट्स? क्या स्कूल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है? आंसर इज यस। सो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ स्कूल? तो स्कूल किस तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, यानी कि एक एनपीओ किस तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, हम उसको जानना चाहते हैं। क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंट्स बनाने सीखे थे। क्लास 12th में हम सीख रहे हैं एक एनपीओ अपने अकाउंट्स कैसे बनाता है। क्लास 11th में आपने सीखा जर्नल, जर्नल के बाद आपने सीखा लेजर, लेजर के बाद आपने सीखा ट्रायल बैलेंस। तो जिस ऑर्डर में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस क्लास 11th में सीखा था, उसी ऑर्डर में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस एनपीओ में भी बनता है। क्या ये आपने सीखना है? नहीं, हम सीख चुके हैं क्लास 11th में, तो इसको दोबारा नहीं सीखेंगे। इसके आगे क्या करना है हमें वो सीख। तो जैसे ट्रेडिंग बिजनेस वाले जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसी ऑर्डर में एनपीओ वाले भी जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस। इससे क्या मिलता था आपको? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। उसके बाद क्या बनता था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको क्या मिला? कैपिटल। ये तो हुई बात ट्रेडिंग बिजनेस की। अब बात करते हैं एनपीओ की। एनपीओ क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस बनने पर जब ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि जर्नल और लेजर में कोई मिस्टेक नहीं है, तब हम जो कैश अकाउंट, जो कैश बुक हम डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर बनाते हैं, हम उसको ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे। जो ईयरली बेसिस पर कैश बुक कन्वर्ट होके आएगी, उसको क्या नाम दिया गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला काम एनपीओ क्या करता है? जो कैश अकाउंट होता है या जो कैश बुक होती है, उसको ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट किया जाता है और उसको क्या नाम दिया गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हम इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज करके क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सेम है, सिमिलर है, किसकी तरह? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सेम वे में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या फाइंड आउट होता था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको क्या फाइंड आउट होगा? सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो प्रॉफिट, सरप्लस, लॉस, डेफिसिट, सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। करना वैसे ही है जैसे आप क्लास 11th में करते थे। फिर आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बिजनेस में बैलेंस शीट से क्या मिला था? कैपिटल। यहां पर क्या मिलेगा? कैपिटल फंड। ये कैपिटल ही है, बस कैपिटल के आगे एक वर्ड लगा दिया, कैपिटल फंड। तो बिजनेस की बात करें तो कैपिटल, अगर हम एनपीओ की बात करें तो कैपिटल फंड। एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो फिर क्या करते हैं? बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। फिर भी इनको अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाने जरूरी है। This is also legal requirement and they would also like to know whether their current incomes are sufficient to meet their current expenses. ये लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कानून में लिखा हुआ है कि हर एनपीओ को अपने अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। हर एनपीओ ये जानना चाहता है कि क्या उनकी करंट इनकम सफिशिएंट है जिससे कि वो करंट एक्सपेंसेस को मीट कर सके। For this purpose, they prepare an income and expenditure account, which is similar to a profit and loss account of a profit-seeking entity. तो जैसे प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी यानी कि बिजनेस एंटिटी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी ऑर्डर में सेम तरीके से आप एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। अब बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग। हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप एक बैलेंस शीट बनाओगे जिससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी उस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और एन इंटरप्राइज। तो जैसे कि आपने क्लास 11th में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन्स। तो उसी तरीके से एनपीओ और एनपीओ को चलाने वाले लोग सेपरेट पर्सन्स। एनपीओ को चलाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? मैनेजिंग कमेटी या फिर ट्रस्टीज। तो एक एनपीओ को चलाने वाले लोग यानी कि मैनेजिंग कमेटी या फिर ट्रस्टीज।
तो एनपीओ अलग है और मैनेजिंग कमेटी और ट्रस्टीज सेपरेट है। कानून की नजरों में एनपीओ एक सेपरेट पर्सन है और मैनेजिंग कमेटी या फिर ट्रस्टीज एक सेपरेट पर्सन है। हम अकाउंट एनपीओ के बनाते हैं, ना कि मैनेजिंग कमेटी या फिर ट्रस्टीज के। These non-profit seeking entities exist with the primary motive of providing services to society. तो इन organizations का प्राइमरी मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। These organizations need money for carrying out these activities. तो इन organizations को पैसे की आवश्यकता पड़ती है अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए। So these organizations raise money from various sources. वो सोर्सेज क्या है, कहाँ से पैसा आ सकता है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड्स, sale of old items, sale of assets, investments, legacy, grants, other revenue receipts. तो ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब इनको सिर्फ एक एक लाइन में समझते हैं। जैसे कि एक स्कूल अपने स्टूडेंट से फीस लेता है रेगुलर बेसिस पर, तो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर स्कूल को फीस पे करता है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। डोनेशन आप सभी जानते हैं, चंदा। एंट्रेंस फीस, जब स्कूल में एडमिशन लिया जाता है तो एडमिशन फीस के नाम पर कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है, दैट इज एंट्रेंस फीस। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, यानी कि पूरी लाइफ टाइम की फीस हमने वन टाइम में पे कर दिया, दैट इज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। एंडोमेंट फंड्स, कुछ फंड क्रिएट किए जाते हैं जिससे इनकम अराइज होती है। सेल ऑफ ओल्ड आइटम्स, पुरानी आइटम्स थी उसको हमने सेल आउट कर दिया। सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी उनको हमने सेल आउट किया। कुछ एसेट्स से जो पुराने हो चुके थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको हमने सेल आउट किया। लिगेसी, एक पर्सन ने अपनी विल में लिख दिया कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी एक एनपीओ में दान दी जाती है, दैट इज लिगेसी। ग्रांट्स, गवर्नमेंट ने हमारे एनपीओ को कुछ पैसा दिया और कहा कि एक स्पेसिफिक पर्पस करो, जैसे पोलियो की दवाई पिलानी है, उस पर्पस के लिए हमें पैसा दिया गया, तो वो पैसा से उसी पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा, दैट इज ग्रांट्स। अदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसके अलावा छोटी मोटी इनकम्स। फिर अगला आपके पास आता है फीचर्स ऑफ एनपीओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। फर्स्ट आपके पास आता है मेन एम इज सर्विस। हर एनपीओ का मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है। Such organizations are set up to provide service to a specific group or to the public at large, such as education, healthcare, sports, entertainment, etc. तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर पब्लिक एट लार्ज को सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉज, यानी कि कानून की नजरों में एनपीओ सेपरेट पर्सन है और उसको चलाने वाली मैनेजिंग कमेटी और ट्रस्टीज एक सेपरेट पर्सन है। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एनपीओ डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट, टर्म्ड एज सरप्लस। फिर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बच सकता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सरप्लस। मैनेजमेंट, एनपीओ इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी। तो जो ग्रुप एनपीओ को मैनेज करता है उसको हम मैनेजिंग कमेटी या फिर ट्रस्टीज बोलते हैं। फंड्स, तो एनपीओ को चलाने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। वो फंड्स कहां से आ सकती हैं, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, डोनेशंस। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर एंड डोनर्स एज एंट्रेंस फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। लास्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनपीओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। क्या क्या बनता है उसमें, रिजर्व एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर व्हिच इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 5 फीचर्स है, पांचों फीचर्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन 1, देयर आर 3 डॉक्टर्स सेटअप क्लिनिक। तीन डॉक्टर्स ने एक क्लिनिक सेटअप किया। दे डिसाइडेड टू शेयर फीस इन इक्वल रेशियो। उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी फीस आएगी वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे चार्ज कंसल्टिंग फी फ्रॉम ईच ऑफ देयर पेशेंट्स। हर पेशेंट से वो 200 रुपए पर विजिट फीस चार्ज करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, दे गिव फ्री कंसल्टेशन टू पेशेंट्स इन द सेम क्लिनिक। सेम क्लिनिक में फ्री कंसल्टेशन दी जाती है। वो आर नॉट एबल टू पे देयर फीस, जो लोग उनकी फीस पे नहीं कर पाते, यानी कि जो गरीब लोग हैं। कैन दिस सेटअप बी टर्म्ड एज एनपीओ? क्या इस सेटअप को एनपीओ बोला जा सकता है? अगर बोला जा सकता है तो क्यों? पहली चीज, ये एनपीओ नहीं, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है और पार्ट टाइम के तौर पर वो समाज सेवा करते हैं, यानी कि फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ समय के लिए वो अपनी फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, नो, दिस सेटअप कैन नॉट बी टर्म्ड एज एनपीओ सिंस इट इज सेट अप विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। इट इज ओनली दैट अ सम ऑफ द पेशेंट्स आर एग्जामिन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2,
Krishna Trust was started by a group of 7 businessmen for providing free food and sheds for homeless people. तो एक ट्रस्ट स्टार्ट किया गया, कृष्णा ट्रस्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? 7 बिजनेसमैन के द्वारा। 7 बिजनेसमैन जो ट्रस्ट स्टार्ट किया गया उसमें क्या करेंगे? फ्री फूड और शेड्स प्रोवाइड करेंगे किसको? होमलेस पीपल्स को। तो जो बेघर लोग हैं उनको खाना दिया जाएगा और रहने की उनकी व्यवस्था की जाएगी। ईच बिजनेसमैन एज एन इंडिविजुअल डोनेटिंग 2 लाख रुपीज। तो हर बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए डोनेट किए। रिस्पॉन्स टू द प्रोजेक्ट वाज गुड। तो प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, यानी कि एंड अ लॉट ऑफ मोर पीपल वांटेड टू अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ फूड एंड शेड्स फॉर नाइट। तो बहुत से लोग आने लग गए इस फैसिलिटी को लेने के लिए। सो देयर वाज नीड ऑफ फंड। तो उन्हें और पैसा चाहिए था इसके लिए। अ कंपनी स्मार्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच द मैनेजिंग कमेटी। तो स्मार्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मैनेजिंग कमेटी को अप्रोच किया of Krishna Trust, making a proposal that they will give a donation of ₹4 lakh under their corporate social responsibility. उन्होंने कहा हम 4 लाख रुपए की डोनेशन देने के लिए तैयार हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा कुछ साल पहले एक कंसेप्ट लाया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो कंडीशंस क्या हैं? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि उनको लगाना पड़ेगा? अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या एक ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाती है तो उस कंपनी पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन लागू होता है और उसे अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डोनेट करना पड़ता है, यानी कि उसे समाज सेवा के कल्याण के लिए लगाना पड़ता है। तो कंपनी स्मार्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड 4 लाख रुपए की डोनेशन देना चाहती है and would also give interest free loan of 5 lakh rupees, और 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहती है इस ट्रस्ट को। The trustees have raised queries whether the NPO can take loan for its activities. अब ट्रस्टीज को नहीं पता कि क्या NPO लोन ले सकता है अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, and have requested your opinion as a chartered accountant. और वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट समझकर आपसे पूछती है क्या किया जाए इस मामले में, एंड आल्सो अकाउंटिंग ऑफ लोन, और लोन अगर लेते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एडवाइस करनी है क्या एक एनपीओ लोन ले सकता है? आंसर इज यस, एक एनपीओ लोन ले सकता है और लोन वो उसे एक समय के बाद वापस करना पड़ेगा। इसका आंसर देखेंगे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनपीओ टू टेक लोन फॉर इट्स ऑपरेशन। तो एनपीओ पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है कि वो लोन नहीं ले सकता। देयरफॉर कृष्णा ट्रस्ट में टेक लोन फ्रॉम एनीबडी। तो कृष्णा ट्रस्ट किसी से भी लोन ले सकता है इफ इट सो डिजायर, अगर उसकी इच्छा है तो। लोन टेकन बाय द एनपीओ विल हैव टू बी रिटर्न बाय द एंड ऑफ द लोन पीरियड, और जो लोन लिया है वो लोन पीरियड के एंड में वापस करना जरूरी है। एंड देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी, और ये एक लायबिलिटी माना जाएगा, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस एंटिटीज। पहला आपके पास आता है प्राइमरी मोटिव। तो एनपीओ का प्राइमरी मोटिव क्या है? प्राइमरी मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, और बिजनेस फर्म्स का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड आपके पास आता है कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। तो एनपीओ में बैलेंस शीट में जो डिफरेंस बचता है दैट इज कैपिटल फंड, और बिजनेस के अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट बनती है और उसमें जो डिफरेंस बचता है दैट इज कैपिटल। सो दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड कंप्राइजिंग लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, सरप्लस एटसेट्रा, और दे मेंटेन अ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? एनपीओ बनाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। तो एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और जो भी डिफरेंस बचता है वो क्या होता है? सरप्लस। और बिजनेस फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और जो भी डिफरेंस बचता है दैट इज प्रॉफिट। लास्ट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एनपीओ क्या अपना सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करती है? आंसर इज नो। तो एनपीओ अपना सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये एडजस्ट किया जाता है कैपिटल फंड के अंदर, और बिजनेस फर्म अपना प्रॉफिट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ओनर्स के बीच में। तो सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, इट इज एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सबको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।